गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं उत्तम कुमार। फ्रेंड, फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित होगी, तो ध्यान देंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। स्टार्ट करता हूँ 18वीं लोकसभा चुनाव से। तो मित्र ध्यान देंगे, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 18वीं लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री बने। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में शामिल विदेश नेता श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री सरंग टोब्जे मौजूद थे। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उपलब्धि की बराबरी की है। नेहरू जी ने 1952, 1957 और 1962 में समान चुनाव में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुल 71 मंत्रियों ने भी शपथ लिया, जिनमें 7 महिला मंत्री शामिल थी। इस मंत्रिमंडल में बिहार से 8 मंत्रियों ने शपथ लिया था। मैंने पिछले वीडियो में ही 8 मंत्रियों के बारे में जिक्र किया था, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत जो हुआ था मेरे मित्र 65.79% रहा। लक्षद्वीप में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत हुआ 84.16% था। उसके बाद असम में, आफ्टर दैट त्रिपुरा में। बिहार में यह 56.19% के साथ सबसे न्यूनतम रहा। ये ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मामलापुरम भारत का पहला हरित गणतंत्र और एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो मलालापुरम भारत का प्रथम हरियाली गणतंत्र बना है। यहाँ हरियाली गणतंत्र ग्रीन डेस्टिनेशन इसको बोलते हैं। नीदरलैंड स्थित वैश्विक सतत पर्यटन परिषद ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल परमाणु इकाई है। यह संस्था ग्रीन डेस्टिनेशन कार्यक्रम, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में टिकाऊ प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध स्थलों की मान्यता देता है। अब तक विश्व भर में कुल 122 गंतव्य को ग्लोबल डेस्टिनेशन द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा। मित्र ध्यान देंगे, जब 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था, तो वो सबसे पहले कहाँ यात्रा किए थे? तो अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने G7 सम्मेलन में शामिल होने इटली गए थे। ठीक है, आप जानते हैं कि इटली के पीएम कौन है, तो कमेंट में बताएंगे। 50वां G7 सम्मेलन 13 से 15 जून को इटली के अपालिया प्रोविंस में संपन्न हुआ। ये नाम ध्यान देंगे, अपालिया प्रोविंस में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान यूक्रेन व गाजा में चल रहे युद्ध की चर्चा हुई। विश्व की सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह का नाम G7 है। इनमें से G7 में जो कंट्री आते हैं, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी गत वर्ष हिरोशिमा में संपन्न G7 सम्मेलन में भी भाग लिया था। ठीक है, 49वां जी शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 हिरोशिमा में हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मोदी जी का जब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था तो वो सबसे पहले G7 में भाग लिए थे। 50वां था, इटली में हुआ था। ठीक है, इसका डेट 13 से 15 जून ओपालिया प्रोविंस में संपन्न हुआ था, जो इटली में पड़ता है। और 49वां हुआ था जापान के हिरोशिमा में हुआ था। G7 में कंट्री जो आती है कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म अभियान नक्षत्र सभा, ये देखते हैं क्या है फ्रेंड। उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट चोटी पर भारत के प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म अभियान नक्षत्र सभा का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया मित्र? उत्तराखंड के मैसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर भारत के प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म अभियान नक्षत्र सभा का उद्घाटन जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा प्रमुख निजी खगोल पर्यटन कंपनी स्टार्स स्केप्स के सहयोग से आयोजित किया गया था। खगोल पर्यटन कार्यक्रम के दौरान पर्यटकों को विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रकार के उपकरणों के माध्यम से तारों को देखना और चश्मे और H अल्फा फिल्टर के माध्यम से सौर को अवलोकन करना,
ठीक है, एस्ट्रोग्राफी सीखने से परिचित कराया गया है। तो ये उत्तराखंड के मैसूर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूती कपड़े से बना देश का प्रथम किसान कवच। मित्र ध्यान देंगे, देश के प्रथम किसान कवच सूती कपड़ों से बनाया गया है। इसका उद्देश्य देश के किसानों को खतरनाक उर्वरकों से बचाना है। बेंगलुरु के स्टेम सेल बायोलॉजी रिजेनरेटिव मेडिसिन संस्थान और सेपियो हेल्थ लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने सूती कपड़ों से बने इस पहले स्वदेशी सुरक्षात्मक उपकरण को किसान कवच नाम दिया गया है। इस पर एक ऐसे अणु का इस्तेमाल किया है जो संपर्क में आते ही कीटनाशकों को निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। इसे पहनने से कृषकों को उर्वरक संबंधित स्वास्थ्य खतरों को कम करने में मदद मिलेगी। तो ध्यान देंगे, ये सूती से कपड़ा एक प्रोटेक्टिव है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इससे पहनने से कृषकों की उर्वरक संबंधित जो स्वास्थ्य खतरे को कम करने में मदद मिलता है। यह सूती फैब्रिक का बना है और इसका मॉलिक्यूल उर्वरक के प्रभाव को समाप्त करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्रीनगर को मिला क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा। वर्ल्ड क्रॉफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया। ठीक है, वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी की उपाधि पाने वाला देश का चौथा शहर श्रीनगर हो गया। इससे पहले मलपुरम जो तमिलनाडु में पड़ता है, जयपुर राजस्थान एवं मैसूर कर्नाटक को यह उपाधि मिल चुकी है, वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी की उपाधि, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही हस्तशिल्पकारों कारीगरों की सामाजिक आर्थिक उन्नति में भी सहायता मिलेगी। श्रीनगर उत्तरी भारत का पहला शहर है जिसे यह उपाधि मिली है। वर्ष 2021 में श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर के रूप में मान्यता मिली थी। ये डेट याद रखिएगा कि 2011 में श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत का पहला सेल्फ ड्रॉप बैगेज फैसिलिटी शुरू हुआ है। अब देखते हैं सेल्फ ड्रॉप बैगेज फैसिलिटी क्या है। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने भारत में पहली सेल्फ ड्रॉप बैगेज फैसिलिटी शुरू की है। दिल्ली एयरपोर्ट ने सेल्फ बैगेज ड्रॉप फैसिलिटी आरंभ करने वाला देश का पहला तथा विश्व का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। इससे पहले विश्व में केवल कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर यह सुविधा थी। यह तकनीक सामान छोड़ने ड्रैगन ड्रॉप की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी। इससे सामान के लिए प्रतीक्षा करने का समय घट जाएगा। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर 50 सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप यूनिट लगाई गई है। इस सुविधा से यात्री एक सरल एवं बेहतर चेक इन अनुभव का आनंद उठा सकेंगे। बेसिकली ये फ्रेंड हवाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट पर दिया गया है। ये सुविधा के तहत जैसे क्या होता है कि पहले बैग को चेकिंग किया जाता था, तो अब थोड़ा बहुत कम टाइम लगेगा। ये सुविधा मतलब हमारे देश में पहले ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें दिया गया, और विश्व का दूसरा एयरपोर्ट। फिर देखते हैं, भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन। ये कहाँ हुआ है मित्र? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने भारत के पहले हेरिटेज संग्रहालय चौडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट का उद्घाटन में शामिल किया। यह संग्रहालय संस्थान की समृद्ध विरासत एवं राष्ट्र शासन प्रणाली में इसके योगदान के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। चैडविक हाउस शिमला का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो समृद्ध एवं गहन इतिहास को स्वयं से संजोए होते हैं। कैबिनेट मिशन के लिए गांधी जब 1946 में शिमला आए थे, उस समय चैडविक हाउस में ही ठहरे थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में यहाँ पर भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय का आरंभ किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि भारत के पहले चैडविक हाउस जो शिमला में म्यूजियम के रूप में उद्घाटित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजगंज में बना विश्व का प्रथम जटायु संरक्षण। विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बनकर तैयार हुआ है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। ये ध्यान दीजिएगा कि जटायु संरक्षण केंद्र जो है ये गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। इस केंद्र में लाल गर्दन वाले गिद्धों का संरक्षण एवं प्रजनन किया जाएगा। लक्ष्य के अनुसार गिद्धों के 40 जोड़े तैयार किए जाएंगे और 15 वर्षों में उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एशियाई किंग गिद्ध तेज गति से विलुप्त हो रही है, उसका संरक्षण एवं वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जा रहा है। फिर देखते हैं यहाँ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने FTI TTP शुरू किया है। अब FTI TTP क्या है? भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। अभी मैंने देखा था कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ
कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जैसे चेकिंग, बैग को चेकिंग करते हैं तो उसको कम टाइम करने के लिए एक सुविधा स्टार्ट किया था, जो मैंने अभी चर्चा जस्ट किया हूँ। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर क्रॉस ट्रैक इमिग्रेशन टर्वेस ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। जिन यात्रियों का पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए या वैध हो, वही इस सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। पहले चरण में दिल्ली के अलावा अन्य 7 प्रमुख हवाई अड्डों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद पर भी यह सुविधा आरंभ की जाएगी। FTITTP केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य आव्रजन प्रक्रिया को त्वरित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे करेगा मियावाकी वृक्षारोपण। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI मियावाकी वृक्षारोपण के माध्यम से उस पथों पर हरित आच्छादन बढ़ाएगा। दिल्ली NCR में और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर 53 एकड़ भू क्षेत्र को मियावाकी वृक्षारोपण के लिए चिन्हित किया गया। मियावाकी तकनीकी जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित किया जा रहा है। मियावाकी तकनीक जो है जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी। इस तकनीक की मदद से कम समय में ही घने एवं स्थानिक वन उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए MSDI का ऑस्ट्रेलिया से समझौता, ये ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण। उभरते कौशलों के साथ भारतीय कृषि क्षेत्र के ऊर्जायुक्त करने के लिए MSDE ने ऑस्ट्रेलिया के सरकार के साथ समझौता कर दिया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से एक गणतंत्र गोलमेज चर्चा का आयोजन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया भारत महत्वपूर्ण कृषि कौशल पायलट परियोजना से प्राप्त जानकारियों व कौशल पर चर्चा करना था। इन जानकारियों को साझा करते हुए 107 नए उभरते जॉब रोल को चिन्हित किया गया। इनमें से 5 महत्वपूर्ण जॉब रोल कृषि क्षेत्र में पॉपलेट परियोजना के लिए थे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन 4 राज्यों में 6 पॉपलेट परियोजनाएं पूरी होने जा रही है। स्कूली शिक्षा विभाग नेशनल बुक ट्रस्ट से समझौता। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत रूपरेखा निश्चित करना है। लक्ष्य है कि भारत भर में बच्चों एवं किशोरों के लिए गैर शैक्षणिक पुस्तकों की सुलभता कराना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कि राष्ट्रीय ई पुस्तकालय एक प्रमुख डिजिटल पुस्तकालय प्लेटफॉर्म है। इस पुस्तकालय का लक्ष्य अगले 2-3 वर्षों में 100 से अधिक भाषाओं में लगभग 10,000 पुस्तकों को अनेक राज्यों के अंतिम लोगों तक पहुंच को संभव बनाना है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय अंग्रेजी के अलावा 22 अन्य भाषाओं में 40 से अधिक प्रकाशकों से लगभग 1,000 गैर शैक्षणिक पुस्तकों की फीचर करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह प्लेटफॉर्म 4 आयु समूह 3 से 18, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 वर्ष को लक्षित करता है। यह प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड एवं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम उपकरणों पर सुलभ है। यह पुस्तकालय विविध विधाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराएगा, जिससे सांस्कृतिक जागरूकता एवं समान सहानुभूति का संवर्धन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। IIT कानपुर और NSI मिलकर बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन जैव ईंधन। मित्र ध्यान देंगे, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एवं IIT कानपुर ने जैव ईंधन के नेक्स्ट जनरेशन विकसित करने के लिए सहयोग समझौता किया है। IIT कानपुर के निदेशक मनिंदर अग्रवाल तथा भारत सरकार के संयुक्त सचिव चीनी विभाग अश्विनी श्रीवास्तव ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। NSI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन किया गया है। इस वर्ष 15,000 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ। अगले वर्ष तक इसे बढ़ाकर 17,000 करोड़ लीटर करने का लक्ष्य किया गया है। सरकार ने गन्ने के बजाय मीठे बाजरे एवं मक्के से इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बाजार में चीनी की कमी की समस्या कम जाएगी। अडानी समूह में लगाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। अडानी समूह भूटान में लगाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। गौतम अडानी ने भूटान में 570 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया। याद रखिएगा कि भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत भूटान के चुखा प्रांत में 570 मेगावाट ग्रीन हाइड्रो संयंत्र स्थापित किया जाना है। ये पूछता है कि चूखा कहाँ है, तो भूटान में। यह समझौता भूटान में साधारणीय ऊर्जा विकास को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम देगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। शामली गुड़ को GI टैग मिला है। शामली गुड़ को GI टैग मिला है नाबार्ड के सहयोग से। याद रखिएगा
कि नाबार्ड से सहयोग से उत्तर प्रदेश के 20 उत्पादों के लिए जीआई टैग का आवेदन किया गया है, जिनमें शामली के गुड़ को जीआई टैग मिला है। किसी क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय उत्पाद से उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब पूरी दुनिया में फैलती है तो उसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर हैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जियोग्राफिकल इंडेक्शन रजिस्ट्री के द्वारा यह टैग प्रदान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी। अब देखिए कि भारत सरकार ने क्यूबा को भी हेल्प किया है। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से भारत से बनी 19 सक्रिय दवा सामग्री के 90 टन का कंसाइनमेंट क्यूबा भेजा है। याद रखिएगा कि मुंद्रा बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ क्यूबा को भारत सरकार ने सहायता किया है और 90 टन का कंसाइनमेंट क्यूबा भेजा गया है। इस एपीआई का प्रयोग कर क्यूबा के दवा निर्माता घातक संक्रामक रोगों के उपचार के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक का निर्माण कर सकेंगे। ये एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप न इंजेक्शन के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में क्यूबा आवश्यक वस्तुओं, दवाओं और खास सामग्रियों के अभाव से जूझ रहा है, इसलिए भारत सरकार ने क्यूबा को मेडिसिन पहुंचाया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में भेजी पपुआ न्यू गिनी की राहत सामग्री। भारत ने भेजी, भारत सरकार भी काफ़ी हेल्पफुल है, वो क्यूबा को भेजी है, उसके बाद पपुआ न्यू गिनी को भी। भारत में पपुआ न्यू गिनी को मानवीय आधार पर $1 मिलियन मूल्य की 19 टन राहत सामग्री भेजी है। पपुआ न्यू गिनी को हाल ही में हुए भूस्खलनों के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी के भगत इंगा प्रांत को इन भूस्खलनों के कारण भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। इस आपदा में 2000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एनटीए के पुनर्गठन पर सरकार समिति नियुक्ति। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया समीक्षा करने के सुधार का सुझाव देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सरकार ने यह कदम स्नातक राष्ट्रीय पात्रता एवं सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 पेपर में लीक के विवाद और नेट यूजीसी परीक्षा स्थगित होने के बाद उठाया। समिति के 6 अन्य सदस्य प्रोफेसर बीजी राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पंकज बंसल, प्रोफेसर आदित्य मित्तल और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। समिति अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल का निर्माण कर संसद भवन के अंदर एक ही स्थान पर राष्ट्रीय विभूतियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को स्थापित की गई। इससे पहले ये मूर्तियां संसद परिसर के भिन्न भिन्न स्थानों पर होती थी। ठीक है, तो इस पहल का क्यूआर कोड जैसी आधुनिक तकनीक की आसान पहुंच और उपयोग के माध्यम से भारतीय इतिहास की इन प्रेरक हस्तियों के जीवन की कहानियों को यहाँ आने अंगूठों को साझा करके उनके अनुभव बढ़ाना है। फिर है भारत चिकित्सा विरासत की राष्ट्रीय संस्था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैदराबाद में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के सहकारिता केंद्र के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, CCRAS NIIMH ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के तीसरे सहकारिता केंद्र कोलैबोरेटिंग सेंटर के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। यह संस्था पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में काम करेगी। इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर तथा मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नई दिल्ली की सहायता केंद्र के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक उड्डयन परिक्षेत्र में 25% महिला कर्मशक्ति। ये काफी अच्छा पॉइंट है। सरकार का लक्ष्य जो है 2025 तक जो है उड्डयन परिक्षेत्र में 25% महिला कर्म शक्ति को लाना है। नागरिक उड्डयन के महानिदेशक एक एडवाइजरी के अनुसार 2025 तक उड्डयन परिक्षेत्र में महिलाओं को सहभागिता को बढ़ाकर 25%, ये ध्यान देंगे कि 2025 तक महिलाओं को सहभागिता इसमें कितना रहेगा? 25%। इसका उद्देश्य लिंग आधारित रूढ़ियों को तोड़ना तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत में उड्डयन परिक्षेत्र में विभिन्न पदों पर महिलाओं को 5 से 14% तक की भागीदारी रही है। इसमें भी सबसे अधिक 14% पायलट कैटेगरी में महिलाओं का योगदान रहा है। तो 2025 तक कितना परसेंट लाने का लक्ष्य है? 25% महिला कर्मियों को। कॉम्प्रेस्ड उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में
कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन का 24% केवल उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक संगोष्ठी में इस आशय पर विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। यह संगोष्ठी अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारने, स्थानीय स्वच्छ ऊर्जा समाधान तलाशने तथा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के आयातों पर निर्भरता को कम करने के लिए आयोजित की गई है। अब देखते हैं, खादी प्राकृतिक पेंट मिला भारतीय मानक प्रमाण पत्र। खादी प्राकृतिक पेंट्स को राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला को से खादी प्राकृतिक पेंट्स को राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। खादी नेचुरल एमल्सन एवं डिस्पेम्पर पेंट को भारतीय मानकों के अनुरूप होने के लिए प्रमाणीकृत किया गया है। यह प्रमाणन राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किया गया है, जो सरकारी गुणवत्ता आश्वस्ति निकाय है। प्रयोगशाला में अनेक परीक्षण के ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इमल्सन पेंट भारतीय मानक ब्यूरो ने 15489 2013 मानकों के अनुरूप है। देखते हैं, भारत में विश्व का चौथा विशालतम रेल नेटवर्क। आप लोग को पता होगा कि भारतीय रेल विश्व का चौथा विशालतम रेल नेटवर्क है। रेल नेटवर्क के मामले में प्रथम स्थान अमेरिका का नेटवर्क है, दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर चाइना और रूस का स्थान है। ठीक है, भारतीय रेल नेटवर्क में 7000 रेलवे स्टेशन तथा 13000 से अधिक यात्री स्टेशन शामिल है। भारतीय रेलवेज का प्रतिदिन उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर, लगभग 3 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन भारतीय रेल सेवा का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल पट रहा है। जम्मू कश्मीर के स्थित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे पुल पर एक ट्रायल किया गया। यह रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के रैसी जिले के बक्कल एवं कौरी के मध्य स्थित है। इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस परियोजना के अनुमानित लागत 1486 करोड़ रुपया है। चिनाब नदी पर बने इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है। इस पुल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसका जीवन काल 120 वर्षों का है। देश के सबसे छोटी बुलेट प्रूफ जैकेट कानपुर में बनी। मित्र ध्यान देंगे, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कानपुर देश की सबसे छोटी एवं हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई। यह लेवल 5 स्टैंडर्ड की जैकेट है। इसे पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जैकेट को कानपुर में मौजूदा डीआरडीओ के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। जैकेट के TBRL चंडीगढ़ में टेस्टिंग की गई है। प्रशिक्षण में पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से तैयार की गई जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकती है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मिले हीरे का भंडार। तो ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के जसपुर के एक गांव में तुनेला में हीरे का भंडार मिला है। विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले हीरे राज्य के गारियाबंद जिले के पयाली खंड मैनपुर विकास प्रखंड में स्थित बहराडीह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हीरे का भंडार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्थापित हुआ है। भारत एवं श्रीलंका ने सुरक्षा संबंधों और सुदृढ़ करने के मामले में श्रीलंका में समुद्री बचाव केंद्र स्थापित किया है। इस पहल का लक्ष्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग की बढ़ावा देना है। यह भारतीय द्वारा दिए गए $6 मिलियन के अनुदान से बना है। ये देखिएगा कि भारत का योगदान कितना है, तो $6 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ई वाहनों के लिए 2 नए मानक लागू। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू किए गए 2 नए मानक है। ये 1518590/224 एंड IS 1860/2024। ये मानक इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमुख समाचार मीडिया ब्रांड। देखते हैं कि डिजिटल समाचार रिपोर्ट 2024 के सर्वेक्षण के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया को 71 विश्वास अंक प्राप्त हुआ है। यह सर्वेक्षण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के यूटर्स इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा किया गया है। ठीक है, 2021 और 2022 के सर्वेक्षण में भी टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वोच्च स्थान रहा था। तो इस बार जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वोच्च स्थान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 18वां संस्करण मुंबई में संपन्न हुआ। इस फिल्म महोत्सव में गैर फीचर फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन एवं एनिमेशन दिखाई गई। यह महोत्सव मुंबई में NFDC परिसर में आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त महोत्सव से संबंधित स्क्रीनिंग दिल्ली के श्रीफोर्ड
ऑडिटोरियम चेन्नई के टैगोर फिल्म सेंटर, पुणे के एनएफए ऑडिटोरियम तथा कोलकाता में एसआरएफटीआई ऑडिटोरियम में संपन्न की जाएगी। 2024 के इस महोत्सव का आरंभ नेशनल ज्योग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री बिली एंड मॉली एंड ऑन्टर लव स्टोरी के स्क्रीनिंग से हुआ है। आयोजकों को इस महोत्सव के लिए 38 देशों से तथा 65 भाषाओं में 1018 फिल्में प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं। उड़ान नामक ड्रोन एक्सीलरेशन प्रोग्राम शुरू। आईआईटी कानपुर में डीएफआई तथा यूएवी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ मिलकर उड़ान नामक एक ड्रोन स्टार्टअप एक्सीलरेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते हुए ड्रोन उद्यमों को आधुनिकता सुविधाएं, विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता तथा आवश्यकता अनुसार व्यवसाय के विकास हेतु मार्गदर्शन तक पहुंच को सुलभ करना है। इन प्रयासों के व्यवसाय विकास त्वरित गति से होगा। नेक्स्ट देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ। ठीक है। एनजीएमए ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शन का शीर्षक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का उत्सव। यह प्रदर्शनी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जयपुर हाउस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। सूर्णविष या चिटनिस राजा के उसके पुत्र व्यवहार में सहायता करते थे। दावीर समारोह के स्वामी न्यायाधीश और पंडित राव, ये इनका इतिहास है। आप इनको थोड़ा सा इस टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो चर्चा में रहता है उससे ही पूछा जाता है। इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। सुरक्षित, विश्वसनीय एवं नैतिक एआई पर राष्ट्रीय कार्यशाला। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में सुरक्षित, विश्वसनीय एवं नैतिक एआई पर राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। इस कार्यशाला का लक्ष्य सूचित नीति विकास के लिए एक आधार स्थापित करना था, जो पूरे देश में न्यायसंगत तथा साधारणीय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को से कुछ संबंधित कुछ तथ्य। स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। सदस्य 195, भारत 1946 में इसका सदस्य बना है। महानिदेशक अभी जो है आंद्रे ओजिले है। उद्देश्य जो है इसका शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के माध्यम से वैश्विक शांति कल्याण को बढ़ावा देना। भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित 42 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से जितना कलेक्शन था मैं उसको पूरी तरह से कर चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग को इंटरनेशनल इश्यूज पर आएगा। तो इसको बार बार देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का ज़्यादातर संभावना ऐसे टॉपिक पर है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।